हेलो गाइस। तो मैं हूँ साक्षी अरोरा और हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हम हैं आज उसके आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 4 पे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पार्ट 3 में रोल ऑफ विमेन के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन लोगों को एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसके बाद भी उनको ये समझ थी कि उनको अपने लिए खड़ा होना है, उनको अपने ओपिनियंस लोगों तक पहुंचाने हैं और उनको अपने लिए राइट्स की डिमांड करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स की फॉर्मेशन की और उसमें से काफ़ी सारे फेमस भी हुए। और उसके बाद उन्होंने अपनी मेन डिमांड, दैट इज़ राइट टू वोट, इसकी डिमांड रखी। और ना ही सिर्फ इतना, उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाना है असेंबली में, और इस चीज़ का राइट भी उनके पास होना चाहिए। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। कुछ टाइम बाद उनके इन कांस्टेंट एफर्ट्स का नतीजा ये निकला कि जब स्टेट स्कूल्स क्रिएट हुए तो जो स्कूलिंग थी वो लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दी गई। मतलब अब सिर्फ राजा की बेटियां नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि नॉर्मल घरों की बेटियां भी पढ़ सकती थीं। और उनके जो फादर्स थे, अब वो उनको फोर्स नहीं कर सकते थे शादी करने के लिए। ठीक है, अब उनके फादर्स उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते थे। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू गेट मैरिड। उसके अलावा जो डिवोर्स था वो लीगल कर दिया गया, और जो विमेन थी वो भी अब उसके लिए अप्लाई कर सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया कि विमेन भी अब डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वो जॉब्स कर सकती थी, अब वो आर्टिस्ट बन सकती थी, और ना ही सिर्फ इतना बल्कि अब वो स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकती थी। पर उनकी ये सारी मेहनत पानी में फिर गई थी जब रेन ऑफ टेरर के टाइम पे, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के टाइम पे, जो कि पीरियड था 1793 से 1794 तक का। उस टाइम पे जो विमेन क्लब्स थे उन सबको क्लोज कर दिया गया था, और उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको भी बैन कर दिया गया था। मतलब अब जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स में वो मिलकर आइडियाज़ फॉर्म कर रही थी और वो ये सोच रही थी कि उनको आगे क्या स्टेप लेना है, अब वो सब चीज़ें बंद कर दी गई थी ताकि वो कोई नेक्स्ट स्टेप ना उठा सकें। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी उनका जो मूवमेंट था वो कंटिन्यू रहा, और उन्होंने अगले 200 साल लड़ाई की, ना कि सिर्फ फ्रांस में बट इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी? इक्वल राइट्स एंड इक्वल वेजेस। और उनके इस कांस्टेंट एफर्ट का और उनकी कांस्टेंट फाइट का रिजल्ट ये निकला कि 1946 में दे गॉट द राइट टू वोट। रोल ऑफ विमेन को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट हम आते हैं अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पे। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अबॉलिश किया था स्लेवरी ने वो किसके टाइम पे हुआ था? जैकोबिन रिजाइम के टाइम पे, दैट इज़ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, दैट इज़ 1793 से 94 के टाइम पे जितने भी सोशल रिफॉर्म्स किए थे उसने, उनमें सबसे जो रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था वो यही था, दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अबॉलिश से पहले लेकिन ये जानना उतना ही ज़रूरी है कि वो सब स्टार्ट कैसे हुआ था। तो जो कैरेबियन की कॉलोनीज़ थी वो इम्पॉर्टेंट सप्लायर थी कमोडिटीज़ लाइक टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। शुगर, कॉफ़ी, टबैको, इंडिगो की वो इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थी जितनी भी कॉलोनीज़ थी कहाँ पे? कैरेबियन में। ठीक है, अब जब सप्लायर होंगी वो कमोडिटी की तो ऑब्वियसली इनकी प्लांटेशन भी होती होगी। अब इनकी प्लांटेशन अगर होती होगी तो उसमें लेबर भी लगती होगी। अब लेबर भी तो कहीं से बुलवानी ही पड़ती होगी ना। लेकिन जो यूरोप में जो लोग थे, जो यूरोपियंस थे, वो वहाँ पर जाकर काम नहीं करना चाहते थे एज अ लेबर। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो एक उनके लिए एक एलियन कंट्री थी और उनको नहीं जाना था वहाँ पर। वो सोचते थे कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, सो दे वर रिलक्टेंट टू गो देयर। ओके, अब यूरोपियंस नहीं जाना चाहते थे तो हुआ क्या उसका रिजल्ट? कि शॉर्टेज हो गई किसकी? लेबर की। अब लेबर की शॉर्टेज हो गई अगर, अब उसको कैसे उसकी पूर्ति की गई? स्लेव ट्रेड के थ्रू। कैसे उसकी पूर्ति की गई? स्लेव ट्रेड के थ्रू। ठीक है, तो स्लेव ट्रेड किसके बीच में चलता था? एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इन तीन के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था, एंड इट ऑल स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी। तो अब हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि ये स्लेव ट्रेड होता कैसे था। अब हम देखेंगे कि जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे ना, वो जाते थे नैंटेस के पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक। ये उनका पूरा सेल रहता था। कहाँ से? नैंटेस के पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक। ठीक है,
अफ्रीकन कोस्ट पे कुछ लोकल जो सप्लायर्स थे स्लेव के, ठीक है, कुछ लोकल सप्लायर्स आते थे और वो फ्रेंच मर्चेंट को उन स्लेव्स को बेच देते थे, ठीक है। कहाँ पर बेचते थे? अफ्रीकन कोस्ट पे। फिर वहाँ से जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो उन स्लेव्स को पैक करवा कर शिप्स में भेजते थे फ्रॉम अटलांटिक टू कैरेबियन। कैसे? फ्रॉम अटलांटिक टू कैरेबियन। और ये पूरा जर्नी सी के थ्रू होता था, वाटर के थ्रू होता था। कहाँ से शुरू होता था? नाइंटीज़ से शुरू होता था, जहाँ से फ्रेंच मर्चेंट्स जाते थे टू अफ्रीकन कोस्ट और वहाँ पे खरीदा और बेचा होता था, और उसके बाद उनको टाइटली पैक करके अटलांटिक के थ्रू कैरेबियन में भेज दिया जाता था। कैरेबियन में फिर आकर प्लांटेशन ओनर्स जो थे वो उन स्लेव्स को खरीद लेते थे, ठीक है। जब वो उन स्लेव्स को खरीद लेते थे तो इससे उनकी जो डिमांड थी लेबर की वो पूरी फुलफिल हो जाती थी, और जब उनकी डिमांड फुलफिल हो जाती थी लेबर की तो इस पूरे प्रोसेस ने जो डिमांड ग्रो कर रही थी उन कमोडिटीज़ की, कमोडिटीज़ लाइक टबैको, शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, इनकी जो कमोडिटीज़ की डिमांड थी कहाँ पर? यूरोप के मार्केट में। ये पूरा प्रोसेस उस डिमांड को भी मीट कर पाया, क्योंकि वहाँ तो डिमांड बढ़ी रही थी, अब डिमांड बढ़ रही थी तो स्लेव्स बढ़ेंगे, और स्लेव्स बढ़ेंगे तो उन प्लांटेशन ओनर्स का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उन लोगों को तो मिल ही रहा है, क्योंकि उन लोग की डिमांड तो पूरी है ही ना कमोडिटीज़ की। तो इस तरीके से पूरा स्लेव ट्रेड काम करता था। तो अभी हमने पढ़ा कि पूरा ये जो स्लेव ट्रेड था वो कैसे चल रहा था। अब जो 17th सेंचुरी में चालू हुआ था और 18th सेंचुरी में इसके बारे में थोड़ा क्रिटिसिज्म आता था, मतलब लोग क्रिटिसाइज करते थे स्लेवरी को, राइट। फिर जब नेशनल असेंबली आई तो उस टाइम पे लंबी लंबी डिबेट्स चली कि स्लेवरी रखनी चाहिए या उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स ले रहा था ह्यूमन से, उनको राइट नहीं दे रहा था वो, ठीक है। लेकिन कोई भी लॉ उसके चलते पास नहीं किया गया, नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसको ऑपोजिशन से डर था। उसके ऑपोजिशन में कौन थे? बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट थी, उनसे उनको डर था, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया। फिर जब 1794 में, जब 1793-94 के टाइम पे जो जैकोबिन का टाइम आया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी का टाइम आया, उस टाइम पे जो कन्वेंशन जो बनी थी उन्होंने लॉ निकाल दिया कि सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया जाए, और सारे स्लेव्स तब फ्री हो गए थे। लेकिन 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे जी वापस आए तो स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने वापस से स्लेवरी चालू करवा दी। लेकिन फाइनली इन द ईयर 1848 इट वॉज अबॉलिश्ड। तो अब ये सब पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन के टाइम पे कुछ जो इम्पोर्टेंट लॉज आए, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ था जो 1789 के बाद आया वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। मतलब क्योंकि जो ओल्ड रिजाइम के टाइम पे जितना भी सब लिखा जाता था ना वो सब किंग के थ्रू अप्रूव होके आता था। अगर किंग उसको अप्रूव नहीं करेगा तो वो चीज़ नहीं छापी जाएगी, न्यूज़पेपर वो नहीं दे सकता। तो लेकिन अब जो सेंसरशिप अबॉलिश हो चुका था तो अब जो भी लिखा जाएगा वो बस भेजा जा सकता है, जिसके जो भी ओपिनियंस हैं वो लिखे जा सकते हैं न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट्स में, सब में, ठीक है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो एक नेचुरल राइट बन गया था लोगों के लिए कि उनको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं करेगा उनकी स्पीच को, ठीक है। आफ्टर दिस न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स डिस्कस्ड ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फ्रांस में जितनी भी चीज़ें होती थी, जो भी नेशनल असेंबली ने किया या आगे कन्वेंशन कर रहा है, वो सब को डिस्कस किया जाता था न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स और बुक्स के थ्रू, जो फ्रेंच के लोगों में बांटी जाती थी, सर्कुलेट होती थी और उनको समझ में आता था लोगों को। उसके अलावा बुक्स में प्लेज और सॉन्ग्स भी होते थे जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे और उनमें वो सेंस ऑफ यूनिटी वो फील कर पाते थे जिनके बारे में हमेशा फिलोसफर्स बात किया करते थे। एंड यही चीज़ें उनको इंस्पायर भी करती थी कि वो उन हर चीज़ के अगेंस्ट जाएं जो फ्रांस को या वहाँ के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के जाने के बाद नेपोलियन बोनापार्टे ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस इन ईयर 1804। उसने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी कॉन्कर कर लिया था, उनके वहाँ के राजाओं को वहाँ से हटा दिया, डिफीटेड, एंड वो सारी कंट्रीज़ किसके अंडर आ गई थी? नेपोलियन बोनापार्टे के अंडर। उसने किंगडम्स क्रिएट किए थे और उसने डायनेस्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो खुद को क्या देखता था? एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। वो कैसे देखता था खुद को? एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। और उसने जो चीज़ें अच्छी भी कुछ की थी, जैसे कि उसने प्रोटेक्शन और जो लॉज इंट्रोड्यूस किए थे कुछ जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर थे, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी इंसानों की है उसके ऊपर कुछ लॉज थे जो कि उनको
प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते थे। और जो उसने सबसे अच्छी चीज़ की थी वो ये थी कि उसने पूरे एरिया में एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट करवा दिया था वेट्स एंड मेजर्स का। मतलब एक ही यूनिट पूरी वो उस एरिया में चलेगी और उसी यूनिट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी मोल भाव किया जाएगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा। तो देयर वाज अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इन सारी चीज़ों के अलावा जो नेपोलियन की आर्मीज़ थी उसको इन्वेडिंग फोर्सेस की तरह देखा जाता था। मतलब वो जहाँ भी जाएंगी वो जगह कैप्चर कर लेंगी, ऐसी फोर्सेस वो मानी जाती थी। और इन सब चीज़ों के बाद जो नेपोलियन जब हारा था तो वो था बैटल ऑफ वाटरलू में इन द ईयर 1815, और यहाँ पर उसका एरा ख़त्म हो गया था और यहाँ पे चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। और जो चीज़ हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखाती थी, मतलब उस पीरियड के बाद जो लोगों को समझ में आई थी चीज़ें, वो ये थी लिबर्टी के आइडियाज़ और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो आइडियाज़ थे वो पूरे वर्ल्ड में फैले थे। बिकॉज हमने और मोस्ट जो फैले थे वो यूरोप में फैले थे। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना, और ये बुक में भी आया था। ओके, सो यहाँ पर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।